हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थीसिया। तो हमारे पास में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं हम। तो हम इसमें देखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, देन नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा वो देखेंगे। देन जनरल कंसिडरेशन इन एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कैसे एक्शन करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑनसेट ऑफ एक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कितनी जल्दी एक्शन करती हैं और कितना धीरे एक्शन करती हैं उसके बारे में देखेंगे हम। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की ड्यूरेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं या फिर उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, तो वो हम देखेंगे। देन लास्ट में हम देखेंगे सिस्टेमिक इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, हम वो देखें। ओके, तो इसमें पहला है हमारा फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। तो हम न्यूरॉन के फंक्शन देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे नर्व को ब्लॉक करने का काम करते हैं, नर्व के ऊपर एक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें पहले नर्व के फंक्शन को देखना पड़ेगा और नर्व कैसे काम करते हैं हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन में हम देखते हैं रिसीव सिग्नल्स। नर्व का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना हमारी सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि आई से, ईयर से या फिर स्किन से, ठीक है। तो इन सभी सिग्नल्स को रिसीव करने का काम किसका होता है? हमारे न्यूरॉन्स का होता है। और ये सिग्नल्स जो है वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं और हमारा ब्रेन जो है इनको इंटरप्रेट करता है और हमें सेंस देता है जैसे कि हीट, पेन और टच का, ठीक है। देन दूसरा इसका काम है प्रोसेस सिग्नल्स। एक बार न्यूरॉन को जो भी सिग्नल्स मिलते हैं, न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं कौन उस सिग्नल्स के साथ में क्या करना है, कि उसको ब्रेन तक पहुंचाना है या फिर जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उनको इग्नोर करने का भी काम जो है हमारे न्यूरॉन कर सकते हैं। देन थर्ड इसका फंक्शन होता है सेंड सिग्नल्स। अगर न्यूरॉन डिसाइड कर लेता है कि ये सिग्नल्स जो है वो ब्रेन के पास में ट्रांसफर करने, देन वो इलेक्ट्रिकल मैसेज में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक जो है उस मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है कम्युनिकेट विद अदर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का एक फोर्थ फंक्शन है, एक न्यूरॉन जो है अपने मैसेज को ट्रांसफर करता है दूसरे न्यूरॉन पे और दूसरे से तीसरे न्यूरॉन पर। इस तरीके से नर्व सेल्स जो होती हैं किसी भी मैसेज को रिसीव करने के बाद में कम्युनिकेट करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे और दूसरे से तीसरे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक ब्रेन तक वो सिग्नल्स नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। हमारे नर्व जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं और ये हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिनके थ्रू हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी थिंकिंग, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। कैसे नर्व के ऊपर मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर पहुंचते हैं या फिर कैसे नर्व इंपल्सेस जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचेंगे उसको हम देखेंगे। तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास में कुछ स्पेशल टाइप के आयंस होते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आयंस मिलकर के नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं नर्व की। ओके, जिस टाइम पे हमारा नर्व कोई भी सिग्नल्स नहीं भेज रहा होता है या कोई भी सिग्नल्स नहीं रिसीव कर रहा होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसकी रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं न्यूरॉन की। इस स्टेज के अंदर हमारे न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन सेल के अंदर, सेल के अंदर वाली साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर वाली साइड में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर। तो हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। आपको फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर ये इसकी रेस्टिंग स्टेज है। इसके अंदर क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो सरफेस है वहां पे आपको पॉजिटिव आयंस दिख रहे होंगे और जो सेल के अंदर वाली स्पेस है वहां पे आपको नेगेटिव आयंस दिख रहे होंगे और ये इसकी रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और अंदर वाली साइड में नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, देन अब हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम आयंस का क्या रोल होता है। इस टाइम पे सोडियम आयन एंटर न्यूरॉन ड्यूरिंग इंपल्स जनरेशन। जैसे ही न्यूरॉन को कोई भी इंपल्स रिसीव होता है तो सबसे पहले सोडियम जो है वो इंपल्स को स्टार्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इंपल्स को स्टार्ट करने का काम किसका होगा? सोडियम का। सोडियम क्या करते हैं? सोडियम सेकंड वाले आप डायग्राम में देखो, इसमें सोडियम जो है वो अंदर एंटर करने लग जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है, यानी कि नर्व सेल के अंदर एंटर करने लग जाएंगे सोडियम। सोडियम के अंदर एंटर करने से क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और बाहर वाली स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसी से हमारा नर्व इंपल्स स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे
दिस इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन ट्रिगर द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, जैसे ही हमारा सोडियम सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल इसी तरीके से हमारे पूरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, देन पोटेशियम आयन का काम क्या होता है, पोटेशियम आयन एग्जिट न्यूरॉन आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल इज फॉर्म्ड। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, हमारे पोटेशियम आयन जो होते हैं वो एग्जिट कर देते हैं न्यूरॉन को। और एग्जिट करने से क्या होगा, न्यूरॉन पोटेशियम जो है वो बाहर चले जाएंगे नर्व सेल से। थर्ड वाले डायग्राम के अंदर पोटेशियम जो वो बाहर चले जाएंगे ताकि वापस से हमारा जो नर्व है वापस से मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी रहे। ठीक है, वापस से सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाए और अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाए, ताकि हमारा न्यूरॉन जो है वो नेक्स्ट सिग्नल रिसीव करने के लिए रेडी रहे। ठीक है, देन दिस हेल्प रिसेट द न्यूरॉन फॉर द नेक्स्ट इम्पल्स। तो इससे क्या होगा, वापस से बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और वापस से अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारा न्यूरॉन नेक्स्ट मैसेज लेने के लिए रेडी रहेगा। ओके, कैल्शियम आयन का काम क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम आयन आर क्रूशियल फॉर रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर एट नर्व एंडिंग। कैल्शियम आयन का काम क्या होता है, हमारे नर्व के एंडिंग में हमारे पास में सिनेप्टिक नोड्स होते हैं और उन सिनेप्टिक नोड्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो जैसे ही हमारे नर्व इम्पल्स जो है वो हमारे सिनेप्टिक नोड तक पहुंच जाते हैं एक्सॉन से होते हुए, तो एक्सॉन ये जैसे ही सिनेप्टिक नोड के पास में हमारे इम्पल्सेस पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम आयन जो है इन सिनेप्टिक नोड के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में ये क्या करवाते हैं, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनको रिलीज करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कैल्शियम अंदर जाएगा और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पे उस मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे न्यूरॉन जो हैं काम करते हैं, या फिर नर्व इम्पल्स जो है वो उसका ट्रांसमिशन होता है कि सबसे पहले हमारे सोडियम आयन जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे, जिससे कि डीपोलराइजेशन या नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सेकेंड नंबर पे पोटेशियम क्या करते हैं, सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर वाला नेगेटिव हो जाता है। अब इस सिचुएशन को वापस से रीसेट करने के लिए पोटेशियम आयन क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं और वापस से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर नेगेटिव, जिससे कि वो न्यूरॉन जो है सेकंड मैसेज को रिसीव करने के लिए रेडी रहे। थर्ड नंबर पे हमारे कैल्शियम आयन क्या करते हैं, जैसे ही इम्पल्स जो है वो सिनेप्टिक नोड पे पहुंचती है, ये कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नोड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाने का काम करते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं और ये रिलीज होने के बाद में दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ में अटैच होते हैं और मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ऊपर पहुंच जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, जिसमें हमारे सिनेप्टिक नोड्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पोर्शन आपस में मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम सिनेप्स बोलते हैं। तो इस तरीके से नर्व जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो काम कैसे करती हैं इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले लोकल एनेस्थेटिक देने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को हमारे नर्व के अराउंड जो है डिपॉजिट कर देते हैं। जो ड्रग होती है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होती है, मतलब वो ब्रेकडाउन फॉर्म में नहीं होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है हमारी जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है। और ये ड्रग जो होती है वो पेनिट्रेट करती है हमारे एक्सॉन मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार इसको। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये वाली। हम जो ड्रग दे रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर है और इस तरीके से हमारी ड्रग जो होगी हम नर्व के अराउंड जो है डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे ये ड्रग जो है वो हमारे एक्सॉन के अंदर जाती है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो एक्सॉन के अंदर जाती है, तो ये आयोनाइज्ड हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ये डिसोसिएटेड जो फॉर्म होती है हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की, ये बाइंड कर लेती है किसके साथ में, सोडियम चैनल्स के साथ में। अभी हमने देखा था सोडियम चैनल का काम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करना। अगर कोई भी ड्रग आकर के सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट ही नहीं होगा, इम्पल्सेस स्टार्ट ही नहीं होंगे। अगर इम्पल्सेस स्टार्ट नहीं होंगे तो मैसेजेस जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, या नर्व इम्पल्स स्टार्ट ही नहीं होंगे, मैसेज जो वो आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो
लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, उसके ब्रेकडाउन होने के बाद में यहाँ पे ये क्या करता है, ये डिसोसिएटेड फॉर्म में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो सोडियम चैनल के साथ में बाइंड करता है और इसको ब्लॉक करने का काम कर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ब्लॉक द सोडियम चैनल प्रिवेंटिंग डीपोलराइजेशन। अगर सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तो इससे डीपोलराइजेशन नहीं होगी और एक्शन पोटेंशियल भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स सिर्फ सोडियम चैनल को ही ब्लॉक नहीं करते हैं, या पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं और कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक आर फाउंड टू ब्लॉक एन मेथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जिसको NMDA रिसेप्टर बोलते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशली पेन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स इन रिसेप्टर्स को स्पेसिफिकली ब्लॉक कर रही है तो हमारे पेन सिग्नल्स जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं जाएंगे, ठीक है। ब्लॉकिंग, हाँ, तो इस तरीके से हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो काम करेगा, हमारे सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देगा। सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होगा, हमारा इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा, हमारी नर्व जो है वो डीपोलराइज होगी नहीं। अगर नर्व डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो मैसेजेस जो है वो न्यूरॉन से आगे जो है ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स काम करती है। देन जनरल कंसिडरेशन इन एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो क्या जनरल कंसिडरेशन होंगे, कैसे हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स काम करती है, उसका क्या एक्शन है वो देख लेते हैं हम। तो नर्व फाइबर सेंसिटिविटी, तो नर्व फाइबर को क्लासिफाइड करते हैं हम उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग। हमारे पास में 3 टाइप की नर्व फाइबर होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी, विद ए बीइंग द थिकेस्ट एंड सी इज थिनेस्ट। जिसमें जो ए नर्व फाइबर होते हैं वो सबसे थिक होते हैं और सी वाले थिन नर्व फाइबर होते हैं। The sensitivity of nerve fiber to local anesthetic depend on their diameter, whether they are myelinated. इनकी सेंसिटिविटी, जो नर्व फाइबर की सेंसिटिविटी होती है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए, वो डिपेंड करेगी उनके डायमीटर पे और उनके माइलिनेशन पे। माइलिनेशन क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है एक्सोन के ऊपर जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो जो भी माइलिन शीथ, जो भी नर्व फाइबर थिक होंगे और उनके ऊपर माइलिन शीथ होगी, वो नर्व जो होंगे वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए। और अगर हम उनको लोकल एनेस्थेटिक ड्रग देंगे तो वो जल्दी से ब्लॉक हो जाएंगे, जल्दी से जो आपको एक्शन है वो दिखाई देगा उसका, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का। फैक्टर अफेक्टिंग सेंसिटिविटी, थिन फाइबर्स आर मोर सेंसिटिव टू लोकल एनेस्थेटिक देन थिक फाइबर। थिन फाइबर जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं थिक फाइबर से, बट यहाँ पे देखो माइलिनेटेड फाइबर्स आर जनरली मोर सेंसिटिव देन नॉन माइलिनेटेड वंस। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि थिन फाइबर जो होते हैं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं थिक से, बट वहां पे माइलिनेशन भी जरूरी है। थिन होगा और माइलिनेशन नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है वो। वहां पे थिन होने के साथ साथ में उसके ऊपर माइलिनेशन भी होना चाहिए, तभी वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास में थिन प्लस माइलिनेशन वाले फाइबर जो होंगे वो सबसे जल्दी ब्लॉक होने वाले नर्व फाइबर होंगे। Based on these factors, small myelinated fibers A gamma, A delta are more sensitive to local anesthetic drugs. अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन से होंगे, A गामा और A डेल्टा जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के, और फॉलोड बाय माइलिनेटेड फाइबर A अल्फा, A बीटा, देन मिक्स्ड फाइबर B। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, और नॉन माइलिनेटेड फाइबर C आर लीस्ट सेंसिटिव टू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। जो C फाइबर होंगे वो सबसे कम सेंसिटिव होते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए। इसको हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं। तो हमारे पास में उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में 3 टाइप के नर्व फाइबर हैं। पहला है A, सेकंड है B और थर्ड हमारे पास में C। A वाले जो होते हैं उसके आगे और टाइप होते हैं अल्फा, A बीटा, A गामा एंड A डेल्टा। तो ये सारे के सारे जो नर्व फाइबर होते हैं ये अलग अलग टाइप के मैसेजेस को, अलग अलग टाइप के सेंस को रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे अल्फा सोमैटिक मोटर नर्व की तरह काम करता है, बीटा जो है टच और प्रेशर को रिसीव करने का काम करता है, गामा जो है वो मोटर टू मसल स्पिंडल्स के लिए काम करेगा, और डेल्टा जो होता है वो पेन, कोल्ड और टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले A डेल्टा और A गामा और A डेल्टा जो होते हैं वो सबसे जल्दी ब्लॉक होने का काम करते हैं, क्योंकि ये थिन भी होते हैं और साथ साथ में माइलिनेटेड भी होते हैं। B जो होते हैं
उसके बाद में हमारे पास में ए अल्फा और ए बीटा हो जाते हैं, देन हमारे पास में बी वाले आते हैं और लास्ट में हमारे पास में सी आते हैं, क्योंकि सी जो होते हैं थिन तो होते हैं बट इनके ऊपर माइलिनेशन कम होता है, इस वजह से यहाँ पे ये हमारे लास्ट में आएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे नर्व फाइबर कितने थिक हैं, कितना माइलिनेशन है, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो कितनी जल्दी एक्शन करते हैं, कितनी जल्दी इफेक्ट आएगा उन एरियाज के ऊपर जहाँ पे इस टाइप के नर्व फाइबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहे हैं तो पेरिफेरल में हमारे नर्व के ब्लॉक होने का क्या सीक्वेंस होगा, तो उसमें मोटर फंक्शन सबसे पहले ब्लॉक होंगे जिसमें उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, देन उसके बाद में उसके सेंसरी जो फंक्शन होंगे वो बंद हो गए, जिसमें जैसे कि उसकी फीलिंग्स वगैरह वहाँ पे कोई भी फीलिंग या सेंसेशन नहीं फील होगी। देन ऑटोनॉमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक बॉडीली फंक्शन लाइक स्वेटिंग और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये भी वहाँ पे इसका भी फंक्शन वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक, देन इसके रिकवरी का क्या प्रोसेस होगा, जो हमने ब्लॉक करी है पेरिफेरल नर्व, ब्लॉक होने के बाद में इसका रिवर्स होने का सीक्वेंस इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें पहले ऑटोनॉमिक फंक्शन रिटर्न होंगे, देन उसके बाद में सेंसेशन, देन उसके बाद में मोटर फंक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ओके, सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक, अगर आप सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक करने जा रहे हो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में, तो सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक करने में हमारा क्या सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक फंक्शन जो होते हैं वो पहले ब्लॉक हो जाएंगे, देन सेंसरी, देन मोटर, और इसका जो रिकवरी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, पहले ऑटोनॉमिक फंक्शन रिटर्न होंगे, देन सेंसेशन रिटर्न होगी, देन लास्ट में मोटर फंक्शन जो है वो रिटर्न होंगे, अगर हम सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक दे रहे हैं उस टाइम पे। देन सिक्स्थ में है सीक्वेंस ऑफ सेंसरी ब्लॉकेज। सेंसरी ब्लॉकेज करने पे, हमारी जो सेंसरी नर्व है उनको ब्लॉकेज करने पे क्या सीक्वेंस होगा, तो हमारे पेन सिग्नल्स जो है वो सबसे पहले ब्लॉक होंगे, देन टेम्परेचर सिग्नल्स ब्लॉक होंगे जिसमें कोल्ड पहले होगा हॉट से, देन टच, डीप प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन जिसमें सेंस ऑफ बॉडी पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें इस सीक्वेंस में ब्लॉक होंगी। हाउएवर इन सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉक टेम्परेचर इज ब्लॉक्ड अर्लियर देन पेन। तो हम अगर न्यूरोएक्सियल में देख रहे थे तो उसमें टेम्परेचर जो है वो पहले ब्लॉक हो रहा था पेन से, बट सेंसरी ब्लॉकेज में पेन पहले ब्लॉक होगा हमारे टेम्परेचर से। ओके, देन हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑनसेट ऑफ एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले डोज एंड कंसंट्रेशन। तो नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा डोज होगी तो उसका ज्यादा ऑनसेट ऑफ एक्शन आएगा, ज्यादा स्पीड में उसका एक्शन आपको दिखाई देगा। सेकंड है टाइप ऑफ नर्व फाइबर। अभी हमने टाइप नर्व फाइबर के बारे में देखा था कि थिन प्लस माइलिनेटेड, जो सबसे ज्यादा थिन होगा प्लस में माइलिनेटेड होगा वो सबसे जल्दी ब्लॉक होगा। ठीक है, दिस मीन्स थिकर नर्व फाइबर आर ब्लॉक फॉलोड बाय थिनर वंस। ठीक है, देन इसके बाद में है एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं नॉर्मली बेसिक होते हैं या फिर एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट करेंगे इनके अंदर, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के अंदर, जिससे कि क्या होते हैं, हमारे सॉल्यूशन कुछ एसिडिक बन जाते हैं, लेस एसिडिक बन जाते हैं। ठीक है, थोड़े से बहुत एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, जिसमें ड्रग जो है वो जल्दी से टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है ड्रग का जल्दी से। अगर ड्रग का ब्रेक डाउन जल्दी से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उसका एक्शन बहुत देर तक आएगा आपके पास में। This help more of the drug stay in non-ionized form, which can easily cross the nerve membrane to block nerve signals. अब ये non-ionized form के अंदर रहेगा तो easily nerve membrane को क्रॉस कर पाएगा और वहां पे जाने के बाद में ये ब्रेक डाउन होता है, देन उसके बाद में ये नर्व को ब्लॉक कर पाएगा easily. Okay, next है in acidic environment ischemic tissue or abscess, this drug may become ionized and delaying its onset of action. अगर हम क्या करते हैं, इस एसिडिक जो ड्रग है जिसको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करके थोड़ा सा एसिडिक बनाया था, अब अगर हम इस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को ऐसी जगह पे दें जहाँ पे एब्सेस हो, टिश्यूज की वो जगह जहाँ पे इस्कीमिया हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही हो,
तो अगर हम ऐसे एरियाज के अंदर वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे पस फॉर्मेशन है, एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है। अब एसिडिक इन्वायरमेंट पहले से ही वहाँ पे हो रखा है और हमने ड्रग भी एसिडिक ले रखी है, तो और ज़्यादा एसिडिक मिलने की वजह से क्या होता है, हमारी जो ड्रग होती है और ज़्यादा आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है और वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। अब ड्रग ब्रेक डाउन नहीं होगी, टूटेगी नहीं, तो उसका एक्शन जो है वो स्लो आ जाएगा। आपको उसके ऑनसेट में उसका जो इफेक्ट है वो दिखने में आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, अगर आप ऐसी जगह पे देते हो जहाँ पे एब्सेस या फिर पस फॉर्मेशन हो रखी हो तो, ठीक है? Then frequency of nerve stimulation. Nerve that are actively sending signals stimulated are blocked more easily than those are not sending signals. तो कौन से नर्व जो है वो जल्दी से ब्लॉक होते हैं? जो नर्व जल्द स्टिमुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्टिमुलेट होते हैं नर्व को सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, वो नर्व जो होते हैं वो जल्दी ब्लॉक होते हैं, और वो जल्दी से ब्लॉक नहीं होते हैं जो सिग्नल्स को सेंड नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व स्टिमुलेशन में ज्यादा एक्टिव नर्व जो होते हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड यूज डिपेंडेंट ब्लॉक, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? यूज डिपेंडेंट ब्लॉक भी बोलते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कौन कौन से फैक्टर होंगे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के एक्शन ड्यूरेशन को अफेक्ट करेगा? ओके, तो देखो यहाँ पे डोज, इंक्रीज डोज डायरेक्टली इंक्रीजेज द ड्यूरेशन। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की डोज इंक्रीज करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल, हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देख लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की। पोटेंसी, लिपिड सोलिबिलिटी, कोई भी ड्रग की पोटेंसी क्या होती है, वो कितना अच्छे से लिपिड में सोल्यूबल हो जाती है। पोटेंसी, इसका और दूसरा मतलब क्या है? पोटेंसी मींस हाउ स्ट्रॉन्ग ए ड्रग इज। इसका दूसरा मतलब हम क्या ले सकते हैं? एक ड्रग कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको उसकी पोटेंसी बोलते हैं। इट इज यूजली लिंक्ड हाउ वेल द ड्रग डिजोल्व इन फैट। वही सेम चीज है कि कोई भी ड्रग फैट के अंदर कितनी अच्छे से डिजोल्व हो जा रही है उसको उसकी हम पोटेंसी बोलेंगे, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन पेनिट्रेशन, दूसरा लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन इजीली एंटर द सेल। अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं? हमारे लिपिड से बनी होती हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। वैसे ही हमारी नर्व सेल्स जो होती हैं वो भी हमारे लिपिड की बनी होंगी, फोस्फोलिपिड्स की बनी होंगी। हमें नर्व को ही ब्लॉक करना है। अगर हम ऐसी ड्रग दें जो कि लिपिड सोल्यूबल हो, जिसकी वजह से वो नर्व के अंदर जल्दी से एंटर कर पाएंगी, और जल्दी से एंटर करने की वजह से आपको जल्दी इफेक्ट दिखाई देगा उसका, तो इसी वजह से लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन इजीली एंटर एंड बिकॉज सेल मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ लिपिड, ठीक है? तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग अगर हम दे रहे हैं तो वहां पे जल्दी आपको उसका एक्शन दिखाई देगा। तीसरा है टारगेट बाइंडिंग। एक बार हमारी ड्रग जो है वो सेल के अंदर चली जाती है, ये अपने कुछ स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक टारगेट के साथ में अटैच हो जाती है, लाइक रिसेप्टर और एंजाइम, कुछ रिसेप्टर या एंजाइम के साथ में। अल्टर सेलुलर फंक्शन, और किसी भी स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ में जुड़ने के बाद में ये क्या करती हैं? हमारे सेल के फंक्शन को चेंज कर देती हैं। बाइंडिंग दिस टारगेट चेंजेस हाउ द सेल वर्क अफेक्टिंग इट्स एक्टिविटी। तो हमने देखा था ना, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जब न्यूरॉन सेल के अंदर जा रही थी तो वो क्या कर रही थी? हमारे सोडियम आयंस को ब्लॉक कर दे रही थी, सोडियम आयन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे रही थी। तो इसी तरीके से हमारी कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होगी या फिर कोई भी ड्रग होती है जो सेल के ऊपर जाकर के एक्ट करती है, तो वो सेल के अंदर एंटर करने के बाद में सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर स्पेसिफिक टारगेट के साथ में अटैच होती है, और वहां पे उन चीजों को चेंज करके कोई भी जो भी हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है उस ड्रग के अकॉर्डिंग। ओके, then duration of action, लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वो हमारे नर्व में जाने के साथ साथ में वहां पे जो टिश्यूज होंगे, फैट टिश्यूज होंगे, वो वहां पे भी स्टोर हो जाती है, स्लोली रिलीजिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम ओवर टाइम। और ये जो टिश्यूज के अंदर हमारी ड्रग पड़ी रहती है फैट टिश्यूज के अंदर, वहां से रिलीज होती रहती है, और रिलीज होने के साथ साथ में ये वहां पे जो ब्लड वेसल्स होंगी टिश्यूज के अंदर, वहां पे ब्लड के अंदर भी चली जाती है। देखो, हम जो भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, मान लो अगर मुझे इस हैंड के ऊपर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग अप्लाई करना है, तो यहाँ पे नर्व भी है, यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स भी हैं, और हमारी सेल्स भी हैं या फिर टिश्यूज भी हैं। तो अगर हम यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद में वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो हमारी नर्व सेल्स के अंदर जा करके
नर्व को ब्लॉक करने का काम करेगी। दूसरा, जो हमारे टिश्यूज के अंदर जो बाकी की ड्रग पड़ी हुई है वो हमारे कुछ फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। स्टोर होने के बाद में ये कुछ अमाउंट के अंदर धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और आसपास की जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर रिलीज होने लग जाती है। ठीक है, दिस स्टोरेज इन फैट टिश्यू मेक देम इफेक्ट लास्ट लॉन्गर। हमारे जो टिश्यूज के अंदर या फिर फैट टिश्यूज के अंदर ये जो ड्रग स्टोर हुई है इसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे रिलीज होकर के कुछ अमाउंट के अंदर ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी और कुछ अमाउंट के अंदर ये धीरे धीरे वापस से हमारी नर्व के अंदर भी जाती रहेगी, जिससे कि आपका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम तक आ जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो स्टोर होती रहती है, फैट के अंदर स्टोर रहती है और जैसे ही जरूरत होती है वो वहां से निकल करके न्यूरॉन के हमारी नर्व सेल के अंदर जा करके उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है, हमारे जो सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करके रखने का काम करती है। ओके, एक्सेप्शन क्लोरोप्रोकेन इन शॉर्ट एक्टिंग, ये जो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो हमारे क्लोरोप्रोकेन जो है एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, वो इस तरीके का कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। ओके, देन हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सम ड्रग्स बाइंड टाइटली टू प्रोटीन इन ब्लड लाइक बुपिवाकेन। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे प्रोटीन के साथ में ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ में बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती हैं, टाइटली बाइंड हो जाती हैं, जैसे कि बुपिवाकेन। व्हेन ए ड्रग बाइंड स्ट्रांगली टू प्रोटीन इट स्टे इन बॉडी लॉन्गर। अगर कोई भी ड्रग हमारे ब्लड प्रोटीन्स के साथ में अच्छे से बाइंड हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा टाइम तक रहती है। दिस इज व्हाई ड्रग्स लाइक बुपिवाकेन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इस वजह से हमारा जो बुपिवाकेन होता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एस्टर शॉर्टर ड्यूरेशन मेटाबोलाइज्ड स्यूडोकोलिनेस्टेज। एस्टर जो होते हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं स्यूडोकोलिनेस्टेज, शॉर्टर ड्यूरेशन के होते हैं, और एमाइड जो होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन होते हैं और ये मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, देन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं, हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर कुछ ऐसी मेडिकेशंस जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, उनका जो रास्ता है वो छोटा कर दें, उनको हम क्या बोलते हैं, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेस दैट नैरो ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो। और ये जो सब्सटेंस होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करते हैं और हमारे ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। व्हेन एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनेस्थेटिक that get into the blood stream। जब हम इनको लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ में ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है उनको ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के साइज को छोटा कर देंगे। छोटा कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया जो होगा ब्लड वेसल्स का वो भी कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट के अंदर नहीं जाएगी तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर यूज्ड इज एड्रेनालिन। तो हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है वो कौन सी है, एड्रेनालिन। आपने देखा भी होगा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में हमारे पास में लिग्नोकेन एडीआर, बुपिवाकेन एडीआर, मतलब विद एडीआर विदाउट एडीआर दो फॉर्म में आती हैं। तो एडीआर क्या करती है, वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है, और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है, और ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगी तो हमें साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे तो वो टिश्यूज के अंदर पड़े रहेंगे, टिश्यूज के अंदर रहेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक नर्व को ब्लॉक करके भी रखेंगे, हमें ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा वहां पे अगर हम वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का यूज करते हैं। और वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर में हम मेनली यूज करते हैं एड्रेनालिन का। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्रेनालिन के साथ में, कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर हम एड्रेनालिन को मिक्स करते हैं। ओके, देन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करने से क्या होता है, नॉट ओनली मेक इट स्टार्ट वर्किंग फास्टर बट ऑल्सो मेक इट इफेक्ट लॉस्ट लॉन्गर। ठीक है, तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, अभी हमने देख भी चुके थे, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड किया तो हमें इसका इफेक्ट जो है वो एक तो जल्दी मिलेगा, दूसरा काफी लंबे टाइम तक भी मिलेगा। क्यों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन इन बॉडी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे जो हमारे जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर सेल एंड मेक एनवायरनमेंट मोर एसिडिक। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल के अंदर एंटर करती है और एनवायरनमेंट को और एसिडिक बना देती है। एसिडिक अगर बनाएगी तो हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में ज्यादा टाइम तक रहेगी और ब्रेक डाउन नहीं होगा। दिस एसिडिटी हेल्प मोर
ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक बिकम आयोनाइज्ड, ठीक है, इससे हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है आयोनाइज्ड हो जाएगी, विच इज फॉर्म दैट कैन बाइंड टू सोडियम चैनल्स एंड ब्लॉक नर्व सिग्नल्स इफेक्टिवली। और ये वही फॉर्म है जिसमें हमारी सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम करेंगी हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जिससे कि हमारे नर्व सिग्नल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे इफेक्टिवली। ओके, देन हम बात करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी। कौन कौन से सिस्टेमिक इफेक्ट पड़ेंगे हमारी बॉडी के ऊपर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के? तो सबसे पहला टॉक्सिसिटी एंड पोटेंसी। टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस विद पोटेंसी। जैसे ही हम किसी भी ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी। शॉक इंक्रीजेस सीएनएस एंड सीवीएस टॉक्सिसिटी, और इसमें शॉक इंक्रीज करेगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी को। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनिशियल सिग्नल्स रिलेटेड टू सीएनएस, हमारे जो सबसे पहले जो आपको साइन दिखाई देंगे अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो टॉक्सिसिटी का मतलब हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में अगर ये उस ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचता है और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पहुंचता है तो क्या इफेक्ट आएगा हमारी बॉडी के ऊपर, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर पहुंच जाता है हमारा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, तो उसमें क्या होगा, आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, नमनेस आ सकती है, डिजीनेस आ सकती है, मसल ट्विस्टिंग, कन्वल्जन्स, ये सारी कंडीशन आपको दिखाई देंगे अगर हमारा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है तो। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेंटेन वेंटिलेशन, आपको अगर कन्वल्जन्स आते हैं तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए डायजिपाम या मिडाजोलम का यूज कर सकते हो। ओके, अगर हमारी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट के पास में चली जाती है तो नेगेटिव इफेक्ट ऑन कार्डियक टिश्यू, हमारे कार्डियक टिश्यूज के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, हमारे कंडक्शन सिस्टम को, हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम को भी डाउन कर देता है। हाई डोज में कॉज ब्रेडिकार्डिया और अरिथमियास, अगर इसकी हम हाई डोज देते हैं तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो आ जाएगा, और अरिथमिया जिसमें हार्ट रेट जो होती है वो अपने नॉर्मल रिदम में नहीं रहेगी। ठीक है, तो अरिथमिया की कंडीशन आ जाएगी और कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है इसकी वजह से। अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें हमें इमीडिएट सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है। देन फोर्थ नंबर पे इम्यूनोलॉजिक एंड कोगुलेशन। एलर्जिक रिएक्शन मोर कॉमन विद एस्टर। हम अगर एस्टर टाइप की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का यूज कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा लोकल आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। एमाइड्स जो है अगर हम वो यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्रिजर्वेटिव्स की वजह से बहुत कम एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। मेट हीमोग्लोबिनीमिया, प्रिलोकेन और बेंजोकेन एक हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि आपको प्रिलोकेन और बेंजोकेन की वजह से दिखाई दे सकती है। कोगुलेशन इनहिबिट बाय लिग्नोकेन, और जो कोगुलेशन का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है किसकी वजह से, लिग्नोकेन। अगर आप लिग्नोकेन का यूज करते हो तो कोगुलेशन जो है वो धीरे हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास में आता है लोकल टॉक्सिसिटी। डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू नर्व कैन डैमेज इट। अगर आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो इंजेक्ट कर रहे हो हमारे टिश्यूज के अंदर, तो आप अगर डायरेक्ट इंजेक्शन नर्व के अंदर दे रहे हो तो वो नर्व को डैमेज कर देगा। ठीक है, हमारी नर्व डैमेज हो जाएंगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी कैन अकर विदाउट डायरेक्ट नर्व इंजेक्शन। और न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो डायरेक्ट इंजेक्शन अगर हम नहीं भी दे रहे हैं नर्व के अंदर तब भी ये न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, देन उसके बाद में एग्जांपल्स, कोडा इक्विना सिंड्रोम विद लिग्नोकेन। तो हमने देखा था कि लिग्नोकेन की वजह से कोडा इक्विना सिंड्रोम भी हो सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट इंजेक्शन नर्व के अंदर नहीं भी दे रहे हैं, नर्व को अगर पंचर नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हमारा लिग्नोकेन की वजह से कोडा इक्विना सिंड्रोम जो है हो सकता है। मायोटॉक्सिक व्हेन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू मसल्स। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को डायरेक्टली मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से मायोटॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, मसल्स जो है मसल्स के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है। ओके, देन लोकल एनेस्थेटिक विद एड्रेनालिन कैन कॉज नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। अगर हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज कर रहे हैं जिसमें एडीआर भी मिक्स है तो वो हमारे बॉडी के अंदर कॉज कर सकता है नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन को। और ये कब कर सकता है, अगर हम यूज करते हैं इसको रिंग ब्लॉक के लिए। अगर हम कोई भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जिसमें एड्रेनालिन मिक्स है उसको हम यूज करते हैं रिंग ब्लॉक करने के लिए। रिंग ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो कि राउंड शेप में, रिंग शेप में है, वहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का यूज कर रहे हैं एड्रेनालिन के साथ में, जैसे कि फिंगर, टोज, पेनिस, पिन्ना, इन सभी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होती है, एंड आर्टरीज होती हैं।
और अगर हमने यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का यूज किया है एडीआर के साथ में, तो वहाँ पे गैंग्रीन और नेक्रोसिस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड आर्टरीज होती हैं। अगर वो आर्टरीज नैरो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो वहाँ के टिश्यूज को कोई और ब्लड सप्लाई करने नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारे इस फिंगर ये राउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंड आर्टरीज हैं। अगर हमने लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स विद एडीआर यहाँ पे इंजेक्ट किया है तो हमारी नर्व, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारी आर्टरीज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अब कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारे इन टिश्यूज के ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से यहाँ पे इन टिश्यूज के अंदर गैंग्रीन और नेक्रोसिस की कंडीशन आएगी। ओके, देन कॉमर्शियल प्रिपरेशंस, जो कंपनीज प्रिपेयर करती हैं मेडिसिन को, उसके बारे में। एसिडिटी फॉर स्टेबिलिटी, तो कंपनीज क्या करती हैं, स्टेबिलिटी बनाने के लिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक आर नेचुरली वीक बेस, नॉर्मली क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, बट इनको जब कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है तो इनको हम एसिडिक बना देते हैं थोड़ा सा, जिसकी पीएच अराउंड 6 के आसपास होती है, इनको स्टेबल रखने के लिए। दे आर यूजली सोल्ड एज हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, और जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगे आपने देखा होगा वो हाइड्रोक्लोराइड के सॉल्ट के फॉर्म में आते हैं, इनको सॉल्ट किया जाता है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के नाम से। ओके, adrenaline and acidity, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स विद एड्रेनालिन आर मेड इवन मोर एसिडिक। अब हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को कॉमर्शियली जब प्रिपेयर करते हैं पहले ही हम उसको एसिडिक बना देते हैं, ऊपर से हम उसके अंदर एड्रेनालिन को और ऐड कर देते हैं जो कि उसको और ज्यादा एसिडिक बना देता है, जिसकी पीएच अराउंड 4 के आसपास पहुंच जाती है। बिकॉज एड्रेनालिन कैन बिकम अनस्टेबल इन एल्कलाइन नेचर, ठीक है, क्योंकि एड्रेनालिन जो होती है वो अनस्टेबल होती है हमारे एल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। कीपिंग द सोल्यूशन एसिडिक हेल्प प्रिवेंट एड्रेनालिन फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, तो हमारे जो सोल्यूशन को एड्रेनालिन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में बना करके रखता है, जिससे कि हमारी जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसका ब्रेकडाउन जल्दी से नहीं होता है। ओके, देन प्रिजर्वेटिव्स, multi-dose vials of local anesthetic often contain a preservative called methyl paraben। तो मल्टी डोज वाइल जो होती है ना लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की, मल्टी डोज वाइल का मतलब होता है ऐसी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की वाइल जिससे हमें बार बार लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को लेकर के हमें यूज करना पड़े एक ही वाइल को। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के अंदर। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की वाइल के अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, जिसमें मेथिल पैराबेन का यूज करते हैं। और ये क्या काम करता है, वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से रोकता है, वहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं होने देता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल पैराबेन जो है वो इम्पोर्टेंट एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। ओके, देन है however for spinal and epidural anesthesia preservative free preparations are preferred, बट हम स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए हमेशा जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करेंगे वो प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए, टू अवॉइड पोटेंशियल नर्व डैमेज और इरिटेशन फ्रॉम प्रिजर्वेटिव, जिससे कि कोई भी जो प्रिजर्वेटिव है उससे कोई भी डैमेज ना हो हमारी स्पाइनल नर्व को और कोई भी इरिटेशन कॉज ना हो हमारी नर्व के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में कि नर्व जो है वो कैसे काम करती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती है। हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखा नर्व का, हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि हमारे नर्व, हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसको अफेक्ट करते हैं। हमने कुछ हमने सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी देखी हमारे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स की, किस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप के लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो है हमें किस तरीके से टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में देखे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को जाकर के विजिट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।